अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? जनरल बाजवा की रुखसती के पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? वो जनरल बाजवा जिनके बारे में पीडीएम जमातें बहुत फख्र से, बहुत जोम से निजी महफिलों में एतराफ किया करती थी बरमला कि बाजवा साहब हमें सब कुछ मैनेज करके दे रहे हैं, हमें तो फिक्र की बात ही नहीं। इमरान खान के खिलाफ अब बाजवा साहब मैदान में आ गए हैं, अब हमें मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं। तो बाजवा साहब का दस्ते शफकत इन 12-13 पीडीएम जमातों के सर से उठने पर अब कैसा मुकाबला होगा कि जब उनका दस्ते शफकत मौजूद होने के बावजूद हमने देखा कि 17 जुलाई और 25 अक्टूबर को बुरी तरह से शिकस्त खाई पीडीएम जमातों ने इमरान खान से, और अब तक जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं उसमें 75% सीट्स इमरान खान जीते हैं। और दिलचस्प बात यह कि 25 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले में नून लीग एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। अंदाजा करें, मुल्तान में अली मूसा गिलानी जो शहरबानो माफ कीजिएगा मेहरबानो, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं, उनको हरा के गिलानी साहब का बेटा अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी का बंदा मुल्तान पंजाब में जीत गया सीट। नून लीग वहां भी नहीं जीत सकी, यानी एक सीट पंजाब में नहीं निकाल सकी जिसको ये अपना गढ़ कहा करते थे। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ऐसे में जबकि इमरान खान जानते हैं कि कितनी कशीदगी रही है और क्या वजूहात रही हैं, आज उन्होंने जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने पर मुबारकबाद पेश की और इन दोनों को एक तरह का पैगाम भी दिया कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज पोस्ट करके ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने लुबे लुबाब यह है कि पॉलिसीज सिविलियन इदारे बनाते हैं, सिविलियन हुकूमत पॉलिसीज बनाती है, सिक्योरिटी के इदारों का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उनका काम पॉलिसी मेकिंग नहीं, और वो अवाम को सर्व करने के लिए एक इदारा है। सो ये कोई डिग्रेड करना मकसूद नहीं नजर आया। इसमें मकसद यही था कि बाजवा साहब गालिबन जो डेफिनेशन भूल गए थे, और माजी में बहुत से डिक्टेटर्स जो आए और जो भूल जाते थे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इन गोल्डन वर्ड्स को, इन सुनहरे अल्फाज को, जो कि डेफिनेशन है जमहूरियत की, वो इमरान खान साहब ने पहले दिन ही हमारी नई टॉप मिलिट्री लीडरशिप को बावर कराई कि हम सबको ही कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के विजन पर चलकर आगे बढ़ना होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है नाजरीन। इमरान खान साहब क्या पंजाब और केपी असेंबलीज तहलील करेंगे परसों और ओवर द वीकेंड? इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं केपी और पंजाब के असेंबली मेंबर्स के साथ। अब क्या फैसला होता है, उसमें डेट क्या डिसाइड होती है, ये देखना बाकी है। लेकिन मैं आपको आइन की रूह से बता दूं कि अगर फर्ज किया कि 10 दिसंबर को केपी और पंजाब की असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाती हैं, तो 10 दिसंबर का मतलब है कि इलेक्शन 10 मार्च तक करवाने पड़ेंगे। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर अपनी वक्त पर ये असेंबलीज जो है अपनी मुद्दत पूरी करती हैं और फिर खत्म होता है इनका टेन्योर इन हुकूमतों का, तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर करवाने होंगे आइन के मुताबिक। और ये 90 दिन भी जरूरी नहीं कि पूरे 90 दिन लगाए जाएं, 80 दिन बाद भी हो सकते हैं, 70 दिन बाद भी, लेकिन मैक्सिमम भी 90 दिन तक का इंतजार हो सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर 10 दिसंबर को इस्तीफे वो असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं तो 10 मार्च से लेट नहीं हो सकता इलेक्शन। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं। अच्छा जी, अब आते हैं इस बात पे कि फजलुर रहमान ने और इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल ने किस तरह से रजीम चेंज की ताबूत में आखिरी कील भी लगा दिया है और एक दूसरे को कैसे एक्सपोज किया। इसहाक डार ने आज पाकिस्तानी अवाम के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको I'd like to make a quick comment on the previous video that I made। उसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में कि जो जनरल फैज हैं उन्होंने जल्द रिटायरमेंट का फैसला क्यों लिया। जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ अपना मनसब संभालने से पहले पहले जनरल फैज क्यों अपनी रिटायरमेंट की ड्यू डेट से 5 महीने पहले ही अर्ली रिटायरमेंट लेकर चलते बने। तो उसमें जो उनकी अच्छाइयां थी बतौर डीजीआई वो भी मैंने आपको बताया कि किन जबरदस्त कामों का सेहरा जनरल फैज के सर है। लेकिन जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज की क्या प्रोफेशनल केमिस्ट्री थी, क्या प्रोफेशनल इक्वेशन थी, और जनरल आसिम मुनीर के साथ इनके क्या इश्यूज थे। और फिर ये कि आपको अगर याद हो, ये जो फजलुर रहमान साहब हैं,
इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, अगर आपको याद हो, कि 2019 में हमने धरना इसलिए दिया था क्योंकि हमें बाजवा साहब और जनरल फैज इन दोनों ने गारंटी दी थी कि आप 2019 में अपना लॉन्ग मार्च लेके आए, धरना करें, हम आगे आपको खुशखबरी सुनाएंगे। यानी इमरान खान हुकूमत को हटाने के हवाले से आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। ये फजलुर रहमान साहब का क्लेम था। और फिर वो जिस तरह चमक चमक के कहते थे कि हम GHQ के सामने धरना देंगे, और फिर जिस तरह से वो ये कहते थे कि जनरल फैज को मेरे सामने लाएं, मैं उनके सामने ही बात करता हूं, कहा था कि नहीं कहा था मुझे कि तुम धरना लेके आओ 2019 का, तो हम आगे तुम्हें खुशखबरी देंगे। और फिर फजलुर रहमान को सदर बनाने की, माजरत के साथ मैं इस शख्स के साथ मौलाना इसलिए नहीं लगाती कि भाई ये इस काबिल ही नहीं है जितनी घटिया ये गुफ्तगू करते हैं, तो ये जो जनाब फजलुर रहमान हैं, इनको सदर बनाने का भी लारा लगाई रखा कुछ लोगों ने, जिनसे बाद अज़ां ये शिकवे करते हुए नजर आए। ये सारी तफसील मैंने आपको इसलिए बताई है, आप वो पूरा डिटेल वीलॉग देख लीजिएगा जो पिछले वाला है, जिसका टाइटल है वाई जनरल फैज टुक अर्ली रिटायरमेंट। बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग तनकीद कर रहे थे कि 100 में से 2-3 लोगों की तनकीद मैंने पढ़ी कि नहीं आप जनरल फैज के बारे में नेगेटिवली सोच रही हैं। यकीन कीजिए एक भी लफ्ज मेरी अपनी सोच या राय नहीं है, ये मैं आपको डायरेक्ट जो GHQ से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो वहां पे इंतहाई जिम्मेदार पोजीशंस पर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने ये तमाम मामलात होते हुए देखे हैं, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रखते हैं। मेरे सोर्सेज ऐसे भी हैं कि जो कुछ जनरल आसिम को बहुत पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जनरल फैज को बहुत पसंद करते थे। तो मैंने हर तरह का ओपिनियन लेकर पूरी अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप तक पहुंचाई है। तो ये मत सोचें कि मैंने किसी गलतफहमी की बुनियाद पर बात की है। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक एक लफ्ज आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि हमारे हसास इदारों की बात है, और अभी जो इंतहाई हसास इंफॉर्मेशन है वो तो हमें इजाजत ही नहीं है कि जिस हद तक हमारे साथ शेयर की जाती है उसमें बहुत सारा कुछ हमें इजाजत ही नहीं है बताने की। अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं कि जनरल आसिम जो मौजूदा नौ मुंतखब आर्मी चीफ है, उनको क्या क्या कुछ पता है लोगों के बारे में कि जो करते रहे हैं गड़बड़, तो ये मतलब ये बताई ही नहीं जा सकती चीजें। तो बेहतर है कि कुछ चीजों पे पर्दा पड़ा रहे सो पड़ा रहे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि फौरी तौर पर आने वाले चीफ से, ठीक है तो अखबार तो बहुत होती हैं, पूरी कौम की हैं, और बैगेज भी बहुत बड़ा छोड़ गए हैं बाजवा साहब, अल्लाह माफ करे, लेकिन हमें बदगुमानी का शिकार नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मौका देना चाहिए। हफ्ता 10 दिन देखें कि करते क्या है, उसके बाद जरूर आप तनकीद करें। अच्छा जी, बात करते हैं जी फजलुर रहमान साहब के बयान की। जनाब ने फरमाया कि हमने रिजीम चेंज करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने का जो इम्कान है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, और इसहाक डार फरमाते हैं कि हुकूमत के पास पैसे ही नहीं तो बैंक में रखे कहां से और क्या करे, अब मुल्क को दुआओं की और दवाओं की जरूरत है। तो बंदा इनसे पूछे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, अच्छा भला 6% पे तरक्की करता मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया उसको टेक ओवर करके रिजीम चेंज के बाद, और फजलुर रहमान किस मुंह से कहते हैं कि हम दिवालिया होने से मुल्क को बचाया है हमने, और जबकि आपके 2 वज़राए खजाना जो 8 महीने में 2 वज़राए खजाना आके खैर से दिवालिया के करीब दोबारा से मुल्क को ले गए, कि जो 2018 में जब यही दोनों बारी बारी वजीर खजाना बने, और नून लीग का 2013 से 18 का दौर, 18 में मिफ्ता इस्माइल ने खुद आर्मी चीफ, द देन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को कहा था कि दुआ करें हम ना आए, अगर हम आ गए तो हमारे मत्थे लग जाएगा कि हमने दिवालिया कर दिया, क्योंकि जो भी पार्टी अब आएगी उसके मत्थे लगेगा कि उसने आके, उसकी हुकूमत ने आके दिवालिया कर दिया मुल्क को। जबकि हकीकत ये कि हम ऐसी हालत में मुल्क को छोड़ के गए 2018 में नून लीग की हुकूमत के कोई हाल नहीं है मुल्क की मईशत का। ये क्या बात करते हैं। फिर ये कि आज जो बहुत बड़ा फ्रॉड किया है इसहाक डार साहब ने, शर्म का मकाम है। इमरान खान दौर में पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर $113 फी बैरल, $120 फी बैरल, कभी $125 फी बैरल, मतलब 113 से $125 फी बैरल के दरमियान वो करती रही, ऑसिलेट करती रही, उसके दरमियान रही। और इमरान खान इसके बावजूद कि इतना महंगा पेट्रोल था आलमी सतह पर, वो अवाम को सब्सिडी देकर $150 फी लीटर पे फिक्स की हुई थी इमरान खान ने कीमत, कि $150 फी लीटर से ज्यादा नहीं करना। जबकि आज पेट्रोल की कीमत इतनी कम हो गई, कभी $76 फी बैरल पे आती है, कभी 74 पे, कभी 78 पे, कभी 80 पे, कभी 77 पे, यानी उससे 40% सस्ता हो गया है पेट्रोल आलमी सतह पर। अगर आप कीमत देखें इमरान खान दौर की निस्बत, यानी जो 8-10 महीने पहले जो सूरत हाल थी उसकी निस्बत आज आलमी सतह पर तकरीबन 35 से 40% सस्ता है पेट्रोल। लेकिन ये आज भी इतना महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं $225 फी लीटर।
इमरान खान 150 रुपये फी लीटर बेच रहा था इतना महंगा पेट्रोल लेकर, जबकि ये इतना सस्ता पेट्रोल इनको अब मिल रहा है, पहले की निस्बत 35 से 40% सस्ता मिल रहा है, और ये उससे कहीं ज्यादा महंगा 75 रुपये महंगा बेच रहे हैं। और ऊपर से मीडिया की बेशर्मी आप देखें अक्सरियत की, कि वो किस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आफरीन है इनकी बेहयाई पे कि दे आर रिपोर्टिंग इट एज कि भाई इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला कर लिया, इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का खुशगवार फैसला कर लिया। फिटे मुंह भाई। दुनिया न्यूज की मैं अभी देख रही थी पोस्ट, खैर से लिखा हुआ है कि इस कौम को बड़ा रिलीफ, कौम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। अंदर आप खबर देखेंगे तो पता चलेगा कि जी पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला है। आलमी सतह पर जब पेट्रोल की कीमत इमरान खान दौर की निस्बत 40% कम हो गई है, 35-40%, तो ये रिलीफ कहां से है? आप तो रिलीफ खा गए अवाम का। तो शर्म आनी चाहिए हमारे मीडिया को भी झूठ बोलते हुए कि अवाम को इतना ही आपने बेवकूफ समझ रखा है। और अच्छा नाज़रीन, आखिर में क्विकली एक बात मैं करती चलूँ। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि शायद ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, शायद ये इमरान खान के साथ धोखा ना कर दें, शायद अब कोई चौधरी शुजात हुसैन का नया खत ना आ जाए। क्योंकि आपको पता है ना कि इस वक्त दो सूरतें हो सकती हैं पंजाब असेंबली को डिस्टर्ब करने की। इस वक्त या तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर पंजाब को कह सकते हैं, गवर्नर पंजाब, कि जी आप एतमाद का वोट ले लें। अब अगर एतमाद का वोट लेते हैं चौधरी परवेज इलाही, तो चूंकि पीटीआई और काफ लीग के वोट मिलाकर अक्सरियत है इनके पास, तो ये हर सूरत जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर फर्ज किया कोई शख्स इनको वोट नहीं कास्ट करता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपको याद है ना, ये जब पूरा जुलाई में बड़ा तमाशा बना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि पार्टी हिदायत के मुनाफी यानी उससे उलट जाके आप वोट नहीं दे सकते। तो या तो यही है कि चौधरी परवेज इलाही खुद कह दें कि जी आप मुझे वोट ना करें, और वो कोई बेवकूफ तो नहीं है कि वो काफ लीग के लोगों को कहें कि आप मुझे वोट ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। और चौधरी शुजात पहले जितना तमाशा बना चुके हैं, अब इस बार उनकी कोई ऐसी वो क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई कि इस बार नए सिरे से वो वही तमाशा करेंगे और उसको एंटरटेन किया जाएगा। इस बार ऐसा होने वाला नहीं। सो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि चौधरी परवेज इलाही अपनी ही जमात को कहें कि जी एतमाद का वोट है लेकिन आप मेरे खिलाफ वोट दे दें। और अगर वो ये नहीं कहते तो फिर जाहिर है जो इनके खिलाफ वोट देगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उस सीट पे दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। जो पॉपुलर वेव बनी हुई है पीटीआई की, इमरान खान की एक और सीट में इजाफा हो जाएगा, काफ लीग अपनी सीट लूज कर जाएगी, पीटीआई का पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ जाएगा। अब ये तो चौधरी परवेज इलाही नहीं अफोर्ड करते कि अगले इलेक्शन में जो लेन देन होनी है और जिस तरह से यानी निगोसिएशंस होनी है, तो उसमें इनका कैपिटल कम से कम होता चला जाए ताकि कल को इनकी कोई बात ही ना सुने। फिर ये कि दूसरी सूरत ये हो सकती है कि स्पीकर माफ कीजिएगा, हाँ, कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। अब वो भी इम्पॉसिबल है कि अगर, क्योंकि उनकी तादाद कम है, इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के लोगों की तादाद ज्यादा है, और इनकी जो अपोजिशन है पंजाब असेंबली में वो कुछ भी नहीं कर सकते। ना वो अदम एतमाद कामयाब करा सकते हैं स्पीकर के खिलाफ, ना वो चीफ मिनिस्टर का जो एतमाद का वोट है उसको भी नहीं वो उलट पुलट कर सकते, वो भी सीधा स्ट्रेट अवे वो जीत सकते हैं अगर ये करवाया जाता है। तो ऐसे में अगर चौधरी परवेज इलाही जरा सा भी आगे पीछे होते हैं अपनी कमिटमेंट से, क्योंकि बड़ा खुल के कह चुके हैं, पहले मोनिस ने उसी दिन ट्वीट कर दी थी जिस दिन खान साहब ने पिंडी आके जलसे में कहा था कि भाई हम असेंबलीज तोड़ेंगे और बस तहलील कर देंगे असेंबलीज और विल गो फॉर द नेक्स्ट द फ्रेश इलेक्शन। तो इस पे कई तज्जिया निगारों ने वहीं पे बात शुरू कर दी कि नहीं ये तो देखा जाएगा ना जब काफ लीग तोड़ती है कि नहीं तोड़ती पंजाब असेंबली। तो मोनिस ने फौरन ट्वीट कर दी थी कि भाई जैसे खान साहब कहेंगे हम अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं, हम उसी वक्त तोड़ देंगे असेंबली जैसे खान साहब कहेंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी अगले दिन वही स्टेटमेंट वर्बली दे के एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। अब अगर चौधरी परवेज इलाही अपनी इस कमिटमेंट से पीछे हटते हैं तो ना सिर्फ ये कि उनकी पंजाब में पॉपुलैरिटी वापस बैक टू स्क्वायर वन, वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी जैसे इनका हशर हुआ था मुशर्रफ साहब के जाने के बाद, और अब आके इतने सालों बाद यानी 2007-8 के बाद अब आके फाइनली 2022 में काफ लीग ने थोड़ा सा इस तरह से नैरेटिव वाइज जो है रीगेन की है अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत, कि पीटीआई के नैरेटिव के साथ जुड़ के नथी हो के कुछ पॉलिटिकल कैपिटल जो है इनका और पॉपुलैरिटी पंजाब में कुछ इनको थोड़ी सी हद तक वापस मिली है। सो अगर चौधरी परवेज इलाही इस पॉइंट पे आके इमरान खान को धोखा देते हैं तो फिर तो बड़ी, वैसे मुझे नहीं लगता कि वैसे धोखा देंगे, बड़े वजादार लोग हैं, लेकिन इन केस अगर धोखा दे भी देते हैं
तो इमरान खान का कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने जुलाई ऑनवर्ड्स गेन किया है वो भी उल्टा इनके वो गले पड़ जाएगा काफ लीग के एज अ पार्टी। और इसमें जाहिर है चौधरी शुजात का भी नुकसान है, चौधरी परवेज इलाही का भी नुकसान है, और अगला इलेक्शन इनके हाथ से जाता है फिर। और इनका पहले ही पॉलिटिकल कैपिटल इतना कम है, 10 सीट्स के साथ क्या कैपिटल है। जिस तरह जरदारी का, पीपल्स पार्टी का क्या पॉलिटिकल कैपिटल है पंजाब में, 7 सीट्स हैं आपकी। लेकिन चूंकि ये खरीदो फरोख्त जमीरों की मंडियां, इनको बहुत इस चीज की प्रैक्टिस है, इसलिए जाहिर है कि इनको बहुत वैल्यू करता है शरीफ खानदान इस तरह की जोड़ तोड़ करने में। वैसे तो जाहिर है एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, पेट फाड़ के पैसे, वो जो पैसे निकलवाने थे, ये सारे डायलॉग एक दूसरे के बारे में ही मारे हुए। लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये सारे एक है। तो ये बड़ी अब दिलचस्प सूरत हाल है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। और वो मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन ये असेंबली डिसॉल्व होती है, जिस दिन असेंबलीज तहलील हो जाएंगी, उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी हो जाएगा। और यही वजह है कि नून लीग अब भागी भागी गई है लाहौर हाई कोर्ट कि आप किसी तरह से इसको रुकवाएं, और डरा इमरान खान को रहें कि जिस दिन इमरान खान के पास पंजाब गवर्नमेंट नहीं रहेगी, इसका मतलब है कि पंजाब की पुलिस भी इनके हाथ से जाती रहेगी। तो फिर तो जमान पार्क से सारी की सारी पंजाब पुलिस की जो नफरी है, जो उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, वो भी जाती रहेगी। इन्हीं डरावे दे रहे हैं। ओ बेशर्मो, जिसको मिली हुई है सिक्योरिटी, जब उसको डर नहीं है, जब वो अल्लाह तवक्कुल करके चल रहा है, तो आपको क्या डर है? आप अपनी फिक्र करें। और आखिर में आफरीन है हमारी लाहौर हाई कोर्ट पे, जिन्होंने हुक्म दे दिया है कि नैब के कानून में नई तरमीम के मुताबिक जिस शख्स ने भी 50 करोड़ से कम की चोरी की है उसको आजाद कर दिया जाए। ये है कानून की बालादस्ती। काश कभी मुजरिमों को पकड़ने में भी इतनी तेजी दिखा दे। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।